लियो, जैक, ओलिवर और एमा सभी ने एक ही कॉलेज में ग्रेजुएशन खत्म किया था। चारों दोस्त एडवेंचर के बहुत शौकीन थे, इसलिए चारों अक्सर नई जगहों पर एडवेंचर ट्रिप प्लान किया करते थे। संडे का दिन था। सर्दियों के कोहरे से ढकी धुंधली शाम पहाड़ों के संकरे और पथरीले रास्तों के कारण और भी लंबी महसूस हो रही थी। यूं तो अक्सर ही वो चारों अपनी गाड़ी में बैठकर लंबी रोड ट्रिप के लिए निकला करते थे, लेकिन इस बार उनकी ट्रिप थोड़ी अलग थी। जैक ब्रो, कब से तुम गाड़ी चला रहे हो? कब तक पहुंचने वाले हैं हम लोग? जीपीएस पर लोकेशन चेक करके बताओ ना, अभी पहुंचने में कितना समय और लगेगा? मैं भी यही सोचकर परेशान हूँ यार। जीपीएस में तो डेस्टिनेशन शो ही नहीं हो रही। जीपीएस हमारी बताई हुई लोकेशन को सर्च नहीं कर पा रहा है। अरे यार, पहाड़ों में सिग्नल की दिक्कत होती है ना, इसलिए ऐसा हुआ होगा। तो टेंशन मत ले, आगे बढ़ते रहे, कोई रास्ता मिलेगा ही। जैसे जैसे रात घिर रही थी, ठंड और कपकपी बढ़ती ही जा रही थी। सबसे ज्यादा समस्या ये थी कि सड़क पर उजाले के नाम पर दिए जितनी रोशनी भी नहीं थी। अरे यार, पक्का किसी ने प्रैंक किया था हमारे साथ। तुम्हें लग रहा है सीरियसली ऐसे सुनसान जगह पर कोई रहता होगा? और यहाँ का तो वेदर भी कंफर्टेबल नहीं है। मुझे तो सांस लेने में भी दिक्कत महसूस हो रही है। हम बहुत ऊंचाई पर आ गए हैं यार। अचानक से गाड़ी चला रहा जैक मेन सड़क छोड़कर गाड़ी को एक संकरे कच्चे रास्ते की ओर मोड़ देता है। ये क्या कर रहे हो? गाड़ी को कहाँ ले जा रहे हो? एमा की आवाज सुनकर जैक अचानक से अपने होश में लौट आता है। सो सॉरी गाइज, पता नहीं क्या हुआ था मुझे। हम ये कहाँ आ गए? क्या यार ओलिवर, इसका ड्रिंक चेक कर। कुछ मिक्स किया है क्या इसने? पागलों की तरह गाड़ी चलाकर ये कहाँ पहुँचा दिया हमें। हम कब से चिल्ला रहे, तुम्हारे कान बंद हो गए थे और नींद की झपकी आ गई थी। ओके, डोंट वरी, कहीं पर स्पेस मिलेगी तो मैं यू टर्न ले लूंगा। जस्ट काम डाउन। बट आई एम स्वेयर यार, मुझे नहीं पता मैं कब कैसे गाड़ी यहाँ ले आया। जैक जानता था दोस्तों में से कोई भी उसकी बात पर भरोसा नहीं कर रहा, इसलिए अब वो और भी ज्यादा अलर्ट होकर गाड़ी चला रहा था। अचानक उसी कच्चे रास्ते पर गाड़ी बंद हो जाती है। अरे बस कर तेरा मजाक, ये जगह सेफ नहीं लगती। जल्दी गाड़ी बढ़ा, इधर क्यों रोक ली? अरे खुद से बंद हुई है यार, मैं क्यों मजाक करूंगा। जैक बार बार गाड़ी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गाड़ी तो अपनी जगह से हिलने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी जैक के मोबाइल में जीपीएस एक्टिव हो जाता है और जीपीएस की एक आवाज सुनाई देती है। Your destination is on the left. जीपीएस की आवाज सुनकर सभी हैरान होकर कार के शीशे से बाहर की ओर देखने लगते हैं। लुक, कोहरे के बीच में एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है। लगता है यही है वो जगह जहाँ हमें आना था। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि बिना लोकेशन के ऐसे कैसे अचानक से तू हमें यहाँ ले आया और ठीक बंगले के सामने लाकर गाड़ी रोक दी। और ये जीपीएस ये भी अचानक से एक्टिव हो गया। अरे छोड़ो ना सब बातें। इतने घंटे की जर्नी के बाद फाइनली डेस्टिनेशन तो मिला। इसका मतलब मजाक तो नहीं था। अब चलो अंदर जाकर देखते हैं। 3 दिन पहले शनिवार की रात, हफ्ते भर के काम के थकान उतारने के लिए चारों दोस्त जैक के फ्लैट पर मिलकर पार्टी कर रहे थे। रात के 11 बजे होंगे कि अचानक फ्लैट की डोरबेल रिंग होती है। इतनी रात को कौन होगा? वो तो दरवाजा खोलने पर ही पता चलेगा ना। जैक जाकर दरवाजा खोलता है तो सामने उसे एक कार्ड पड़ा हुआ दिखाई देता है और उसकी आंखों के सामने एक आदमी लिफ्ट में अंदर आता दिखाई देता है। जैक उसे आवाज लगाता है, लेकिन वो अनसुना करके वहां से चला जाता है। कौन था? आई डोंट नो। मैंने आवाज भी लगाई, लेकिन वो रुका नहीं और तेजी से लिफ्ट में चला गया। पहचानते हो कि कौन था? नहीं तो वैसे भी उसने एक बहुत बड़ा सा हैट लगाया हुआ था। चेहरा तो दिखाई ही नहीं दिया। स्ट्रेंज। नहीं। ओके, पढ़ो। आखिर ऐसा क्या है इस कार्ड में जिसके लिए रात के 12 बजे उसने बेल बजा दी? लियो की बात सुनकर चारों बैठकर उस कार्ड को पढ़ने लगते हैं। शिकागो का फेमस मैजिशियन रोनाल्डो एक ट्रूथ एंड डेयर गेम खेल रहा है, जिसमें कुछ सिलेक्टेड लोगों को इनवाइट भेजा जा रहा है और गेम के डिस्क्रिप्शन में लिखा है गेम ऑफ स्पिरिट्स, लाइफ एंड डेथ। ये कैसी बात हुई? बहुत फेमस मैजिशियन है, बहुत पैसा है इसके पास। अपने को क्या है, लिखा है ना जीतने वाले को $1 मिलियन इनाम है। क्या बोलते हो यार, कर लिया जाए एडवेंचर? तुम लोगों को कुछ अजीब नहीं लग रहा? इनविटेशन दिन में भी तो दिया जा सकता था।
रात के 12 बजे इतने अजीब तरीके से कौन इनवाइट करता है? यार इस रोनाल्डो के बारे में ना मैंने बड़ी अजीब अजीब बातें सुन रखी है। लोग बताते हैं कि नॉर्मल नहीं है ये इंसान। अच्छा, तुम हमें डराने की कोशिश कर रहे हो क्या? लेकिन मैं एक बात बताऊं, मैं नहीं डरने वाली, ठीक है? मैं जा रही हूँ। तुम जाओगी तो मैं भी चलूंगा। गाड़ी कौन चलाएगा? मुझे तो चलना ही पड़ेगा। हाँ, मेरे बिना कौन सा मन लगने वाला है तुम्हारा। चलो मैं भी आता हूँ। चारों दोस्त कार्ड पर लिखी वेबसाइट पर जाकर खुद को रजिस्टर करते हैं और अगले ही दिन उन्हें कंफर्मेशन मिल जाता है। साथ में $100 एडवांस भी अकाउंट में आ जाता है। एडवांस अमाउंट आते ही वो चारों इस गेम का हिस्सा बनने के लिए अपना मन पक्का कर लेते हैं। अगले दिन सभी लोग ठंड से कपकपाते हुए आउट हाउस के अंदर पहुंचते हैं। उनके अंदर कदम रखते ही आउट हाउस की सभी लाइट्स फ्लैक्चुएट होना शुरू होती है और एक साथ बंद हो जाती है। सभी अपने अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन कर लेते हैं। गाइस, इधर कोई दिखाई नहीं दे रहा है। हर तरफ धूल मिट्टी मकड़ियां। लगता है कई महीनों से यहाँ कोई आया ही नहीं है। मैं तो कहता हूँ चलो यहाँ से। वेट, ये देखो एंट्री रजिस्टर। इसमें हम चारों का नाम लिखा हुआ है, यानी कि कोई तो है यहाँ। और ये देखो मैरी की एंट्री, 1 महीने पहले वो भी आई थी यहाँ। एमा अभी रजिस्टर देख ही रही थी कि तभी जैक के मुंह से एक चीख निकल जाती है, जिसे सुनकर सभी दौड़कर उसकी तरफ जाते हैं। क्या हुआ? चीखे क्यों? जैक उंगली से इशारा करके दीवार की ओर दिखाता है जहां पर उन चारों की तस्वीरें लगी हुई थी और उन चारों के अलावा मैरी की तस्वीर भी वहां थी जिस पर खून से क्रॉस लगा हुआ था। आखिर कौन है और क्या चाहता है? मैरी के साथ क्या किया होगा? कौन है यहाँ? सामने क्यों नहीं आते? लियो के गुस्से में चिल्लाते ही आउट हाउस के सारे खिड़की दरवाजे अपने आप बंद होने लगते हैं और एक डरावनी सी धुन वहां सुनाई देनी शुरू हो जाती है। डोंट पैनिक गाइस, कोई हमारे दिमाग से खेल रहा है। एमा जाकर दरवाजे और खिड़कियां खोलने की कोशिश करती है लेकिन खोल नहीं पाती। हम लॉक हो गए हैं यहाँ। चलो देखते हैं अंदर क्या है। शायद बाहर निकलने का कोई रास्ता या मैरी का कोई क्लू हाथ लग जाए। मैरी, जो कि कॉलेज के समय से ही एमा की रूममेट थी, सिर्फ फ्रेंड नहीं बहन जैसी थी दोनों। कॉलेज के बाद मैरी की किस्मत उतनी अच्छी नहीं रही। पहले शादी, फिर तलाक और खराब नौकरी ने उसे फाइनेंशियली बहुत वीक कर दिया था। एक रोज अचानक मैरी गायब हो गई। एमा और बाकी दोस्तों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगा। फिर एक दिन उसके ड्रॉअर से एक कार्ड मिला, हूबहू वही कार्ड जो जैक के फ्लैट पर वो हैट वाला आदमी देकर गया था। उस समय तो चारों दोस्तों को कुछ समझ में नहीं आया लेकिन जब जैक के घर पर एमा ने वही कार्ड देखा तो उससे शक हुआ और उसने ये बात अपने दोस्तों को बताई। मैरी के बारे में पता लगाने के लिए ही वो यहाँ आने को रेडी हुए थे। चारों अंदर के कमरे की ओर जाने लगते हैं। जैसे ही कमरे का दरवाजा खोलते हैं, अंदर का नजारा देखकर उनकी चीख निकल जाती है। पूरा कमरा खून से सना हुआ था। दीवारें यहाँ तक कि छत भी खून से लाल नजर आ रही थी। तभी अचानक एक बार फिर से पूरे घर में स्पार्किंग शुरू हो जाती है और पूरा घर मानो उलट पलट हो जाता है। सभी अपनी जगह से नीचे गिर पड़ते हैं और बेहोश हो जाते हैं। कुछ देर में जब उनकी आंख खुलती है तो वे खुद को एक अलग ही जगह पाते हैं। ये देखो, ये तो हमारा कॉलेज है, हमारा क्लासरूम, लेकिन हम यहाँ कैसे पहुँच गए? और ये दीवार पर कैलेंडर में साल लिखा है 2012, यानी कि वो साल जब हम रियली फाइनल ईयर स्टूडेंट थे। मैं जरूर कोई सपना देख रही हूँ। ये सपना नहीं है, सच है। हम लोग साल 2012 में आ गए हैं, लेकिन कैसे? तभी जोसेफ वहां आ जाता है। उसकी आंखें गहरी काली हड्डियों में धसी हुई और चेहरा सफेद नजर आ रहा था। उन चारों के नजदीक आकर उसने फुसफुसाते हुए कहा, खेल शुरू हुआ। सिर्फ 3 मौके हैं तुम्हारे पास। या तो सुबह होने से पहले खुद को बचाओ या मेरी दुनिया का हिस्सा बन जाओ। ये सच नहीं हो सकता। तुम तो मर चुके थे। यस, आई एम डेड। और मेरी मौत कैसे हुई याद है ना तुम्हें? मैरी कहाँ है? क्या किया तुमने उसके साथ? एमा के इतना पूछते ही
जोसेफ जोर जोर से हंसने लगा और उसी के साथ उसका चेहरा बदलने लगा। हंसते हुए वो किसी मॉन्स्टर जैसा बदसूरत और डरावना दिखाई दे रहा था, जिसे देखकर चारों दोस्त घबराकर वहां से भागने लगते हैं। लेकिन तभी जोसेफ दौड़ते हुए एमा का हाथ पकड़ लेता है और उसे झटके से उखाड़ फेंकता है। एमा की चीख सुनकर लियो उसे बचाने आता है तो जोसेफ उसे भी किसी जंगली जानवर की तरह चीड़-फाड़ देता है। एक एक करके जोसेफ ने चारों दोस्तों की बेदर्दी से जान ले ली थी। कुछ देर बाद चारों को होश आता है तो वो खुद को फिर से कॉलेज की बिल्डिंग में पाते हैं। लेकिन अभी बिल्डिंग बहुत पुरानी, गंदी और बदसूरत नजर आ रही थी। कैलेंडर में अभी भी साल 2012 ही नजर आ रहा था और हर तरफ फैला था गहरा काला सन्नाटा। मतलब हम इस खूनी खेल का हिस्सा बन चुके हैं। उसने कहा था हमें 3 मौके मिलेंगे, जिसमें से एक मौका हमने गवा दिया है। हमें ये खेल नहीं खेलना, जाने दो हमें, हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हें। तभी उनके सामने एक डरावनी डायरी आकर गिरती है। पापा, मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं गलत नहीं हूँ पापा। मैं सच में मैरी से प्यार करता हूँ और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरी वजह से उसकी बदनामी हो। हमारे पर्सनल पिक्चर ना जाने कहां से ओलिवर और जैक के हाथ लग गए। वो उन पिक्चर्स के बदले मुझसे $10,000 की डिमांड कर रहे हैं। मैं किस मुंह से आपसे पैसे मांगू पापा? मैं आपको फेस नहीं कर सकता और अगर उन्हें पैसा नहीं मिला तो ये हमारे पिक्चर वायरल कर देंगे। मेरी शर्मिंदगी में अपनी जान दे देगी। वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इसलिए मैं खुद को खत्म कर रहा हूँ ताकि ये सब हमेशा के लिए खत्म हो जाए। गुड बाय पापा। इसका मतलब तुमने सुसाइड नहीं किया था, तुम्हें मरने के लिए उकसाया गया था। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी मेरे दोस्त ऐसा कर सकते हैं। एमा को आज एक बहुत बड़ा सच पता चला था, जिसके बारे में उसे कोई अंदाजा ही नहीं था। तभी अचानक रूम का दरवाजा खुलता है और तेज रोशनी कमरे में फैल जाती है। उस दरवाजे से एमा की दोस्त मैरी अंदर आती है, जिसके चेहरे पर एक क्रीपी स्माइल थी। आधा चेहरा झुलसा हुआ था और हाथ से मांस लटका हुआ था, जैसे किसी जानवर ने नोच खाया हो। ओ मैरी, तुम ठीक हो? चलो यहाँ से चलते हैं, मैं तुम्हें लेने ही आई हूँ। एमा के इतना कहते ही अचानक मैरी का शरीर आग की लपटों में घिर जाता है। चारों दोस्त उसे बचाने उसकी ओर लपकते हैं, लेकिन अगले ही पल मैरी डरावनी हंसी हंसते हुए अपने हाथों में छिपाई हुई कुल्हाड़ी से अपने ही दोस्तों के टुकड़े कर देती है। कमरे में हर तरफ खून और मांस के टुकड़े दिखाई दे रहे थे और उसी के साथ अचानक फिर से उनकी आंख खुलती है और उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने अपना दूसरा मौका भी गवा दिया है। ये उनका आखिरी और तीसरा मौका था। इस बार वे खुद को कॉलेज की बिल्डिंग के टेरेस पर खड़े हुए पाते हैं। चारों ओर रात का सन्नाटा था और उस सन्नाटे के बीच एमा, जेफ, ओलिवर और लियो अपनी आखिरी बाजी खेलने के लिए बेबस नजर आ रहे थे। बचने का कोई रास्ता नहीं था। उन चारों के दाईं तरफ जोसेफ हाथ में बड़ा सा छुरा लिए खड़ा था और बाईं ओर मैरी खून से सनी कुल्हाड़ी से लटकते खून को अपनी जीभ से चाट रही थी। उनके ठीक सामने एक जोकर का मास्क पहने एक आदमी खड़ा हुआ था। शायद यही वो जादूगर था जिसने उन्हें यहां बुलाया था। मैरी तो जोसेफ की गर्लफ्रेंड थी, फिर उसके साथ ये गंदा खेल क्यों खेला? खेल तो उसने खेला था मेरे साथ। मैं तो जैक और ओलिवर को ही अपना कातिल समझता था, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि मेरी असली कातिल तो ये मैरी है। ये तीनों जानते थे कि मेरे पापा के पास बहुत पैसा है। अपनी अय्याशियों के लिए पैसा निकलवाने के लिए पहले मैरी ने मेरे साथ प्यार का नाटक किया और फिर वो सब तस्वीर दिखाकर मुझे इमोशनल ब्लैकमेल किया। इन तीनों को तो यही लगा था कि मैं अपने पापा से पैसा लाकर इनके हाथ में रख दूंगा, लेकिन मेरी मौत से इनका खेल पलट गया। मैरी को तो उसके किए की सजा मिलनी ही थी। पैसों के लिए वो इस खेल में शामिल होने के लिए अकेले यहाँ चली आई और अब वो भी मेरे साथ इसी खेल का हिस्सा है। मैं सिर्फ ट्रिक्स दिखाकर हंसाने वाला जादूगर नहीं, अपने जादू से एक नई दुनिया बनाई है मैंने,
जिसमें सबको उनके कर्मों की सजा मिलेगी। जोकर अभी बात कर ही रहा था कि तभी जैक और ओलिवर को अपने सामने आउट का खुला हुआ दरवाजा दिखाई देता है। जैक, यही मौका है, अपनी जान बचाकर भाग। ओलिवर और जैक बिना कुछ सोचे समझे दरवाजे की ओर दौड़ लगा देते हैं। रुक जाओ जैक, जैक नो नो, ओलिवर ये क्या हो गया? जैक और ओलिवर के हड्डियों का चूरा बन गया था और उसी के साथ उनकी तीसरी और आखिरी लाइफ खत्म हो गई थी। मार डालो, हमें भी खत्म कर दो। क्यों तड़पा रहे हो? एक बार में खत्म करो सब। मैरी कम ऑन, किल मी। अचानक एमा और लियो एक बार फिर बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। अब की बार उनकी आंख खुलती है तो वे देखते हैं कि रात 3 बज चुकी है और आसमान में रोशनी की किरण फूटती नजर आ रही है। वो अपनी गाड़ी के बाहर पड़े हुए हैं। अब उनके सामने ना कोई आउट हाउस था और ना ही जैक और ओलिवर, ना ही मैरी, ना जोसेफ। खेल खत्म हो गया था। एमा और लियो नहीं जानते थे कि वे अपनी जिंदगी की जंग जीतने की खुशी मनाए या अपने दोस्तों को हार जाने का दुख, मौत के खेल में अपने को खो जाने का गम दिल में लिए वो गाड़ी स्टार्ट करके वहां से निकल जाते हैं। रात के 2 बजे जब पूरी दुनिया नींद में डूबी होती है, कुछ स्टेशन ऐसे होते हैं जो जागते हैं, इंतजार करते हैं अपने अगले शिकार का। दोस्तों, ये कहानी है राजीव और शालिनी की, जो एक रात एक सुनसान स्टेशन पर उतरे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनका ये सफर जिंदगी भर का सबसे डरावना अनुभव बन जाएगा। शिवनाथपुर रोड, एक नाम जो शायद नक्शों से मिट चुका है, लेकिन उन लोगों की चीखों में अब भी जिंदा है जो वहां आखिरी बार देखे गए थे। धीरे धीरे रात गहराती जा रही थी और उस स्याह रात को चीरती हुई एक ट्रेन तेजी से दौड़ रही थी। आमतौर पर रातें शांति से भरी होती हैं, लेकिन वो ट्रेन जैसे किसी डरावने रहस्य को अपने साथ ले जा रही हो। ट्रेन के अंदर बैठे राजीव और शालिनी बेहद बोर हो चुके थे। क्यों ना होते, वो ट्रेन जो शाम 5 बजे पहुंचनी थी, रात के 2 बजे तक भी स्टेशन पर नहीं पहुंची थी। शालिनी झुंझुलाते हुए बोली, ये इंडियन ट्रेन भी ना, पक गई हूँ राजीव यार। राजीव भी थक चुका था। वो बोला, मैं भी पक गया हूँ यार, लेकिन हमारे पास ऑप्शन क्या था? शालिनी ने फिर से याद दिलाया। मैंने कहा था ना फ्लाइट ले लो। राजीव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यार 19 हजार का टिकट, बजट ही बिगड़ जाता। शालिनी ने खिड़की से बाहर देखा और फिर थोड़ी असहज होकर बोली, आज कुछ अजीब लग रहा है। डिब्बा इतना खाली क्यों है और ये ट्रेन इतनी रुकी क्यों है इतनी देर से? तभी प्लेटफॉर्म के स्पीकर से एक आवाज गूंजी, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, तकनीकी खराबी के कारण ये ट्रेन आगामी सूचना तक यहीं रुकेगी। कृपया सभी यात्री प्लेटफॉर्म पर उतर जाएं। ये स्टेशन कौन सा है? शिवनाथपुर रोड, मैंने तो कभी नहीं सुना। गूगल मैप पर भी नहीं आ रहा, ना लोकेशन दिख रही है, ना इंटरनेट काम कर रहा है। ट्रेन रुक चुकी थी। बाहर का प्लेटफॉर्म एकदम सुनसान पड़ा था। स्टेशन की लाइटें झपक रही थी, जैसे किसी ने उन्हें जबरन जिंदा रखा हो। हर 2 सेकंड में एक बल्ब बुझता और फिर कांपती हुई रोशनी वापस लौटती। ना कोई कूली, ना कोई आवाज, ना ही किसी स्टेशन मास्टर की मौजूदगी। चारों ओर बस घनी धुंध पसरी थी और दूर कहीं से आ रही थी कुत्तों की मध्यम बेचैन कर देने वाली भौंक। राजीव ने बैग उठाते हुए शालिनी से कहा, घबराने की जरूरत नहीं, शायद वाकई कोई तकनीकी दिक्कत हो, चलो नीचे देखते हैं। जैसे ही वे दोनों सीढ़ियों से प्लेटफॉर्म पर उतरे, एक अजीब सी सिहरन राजीव की गर्दन के पीछे से उतरकर रीढ़ तक चली गई। ना हवा थी, ना कोई हलचल, बस जैसे किसी ने पास खड़े होकर धीरे से सांस फूंक दी हो। अगले ही पल ट्रेन की सारी लाइट्स एक झटके में बंद हो गई और जैसे कोई सपना आंखों से फिसलता है, पूरी ट्रेन अंधेरे में लीन होकर गायब हो गई। राजीव और शालिनी एक दूसरे को देख रहे थे, स्तब्ध, जमे हुए और पूरी तरह अकेले। उनके पीछे अब कोई ट्रेन नहीं थी। सामने एक सुनसान स्टेशन,
जिसकी दीवारों से धुंध रिस रही थी। शालिनी की आंखें डरी हुई थी, उसकी आवाज कांपी। राजीव, ट्रेन कहाँ गई? तुमने देखा? वो ऐसे कैसे जा सकती है? राजीव ने बोलने की कोशिश की, लेकिन गले से बस सूखी हवा निकली। उसने चारों ओर देखा। ये जगह सही नहीं लग रही है। राजीव, देखो वो क्या है, प्लेटफॉर्म के दूसरे छोर पर। राजीव ने नजर दौड़ाई। धुंध के बीच एक छोटी बच्ची खड़ी थी, सफेद मैला कपड़े पहने। उसके हाथ में एक जली हुई डॉल थी, चेहरा अध जला और आंखें जैसे किसी गहराई में डूबी हो। ये बच्ची कौन है? इतनी रात को अकेली? बच्ची ने एक पल के लिए राजीव और शालिनी की ओर देखा, फिर धीरे धीरे धुंध में पीछे हटने लगी और अगले ही पल गायब हो गई। लेकिन उसकी डॉल अब भी प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी और उसमें से धुएं की हल्की लकीरें उठ रही थी, जैसे वो अभी अभी जली हो। ये क्या हो रहा है? ये सपना है या हम किसी मुसीबत में फंस चुके हैं? वे दोनों हक्के बक्के खड़े थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अभी अभी जो हुआ वो असल था या कोई भ्रम। और जैसे ही वो सोचने लगे, स्टेशन पर एक और अजीब चीज हुई। अचानक से कई लोग स्टेशन पर उतरने लगे, सूटकेस, बैग और पोटलियां उठाए हुए। लेकिन ये लोग कुछ अजीब थे, जैसे बिना आवाज के चल रहे हो, जैसे उनकी मौजूदगी हवा में ठंडक फैला रही हो। राजीव और शालिनी स्तब्ध रह गए। इतनी देर तक वो स्टेशन वीरान था, अब अचानक इतने लोग कहां से आ गए? राजीव उन्हें घूरता रहा, लेकिन शालिनी की नजर एक चीज पर ठहर गई। एक आदमी का हाथ उसके कंधे पर पड़ा और जब शालिनी ने मुड़कर देखा, वो हाथ पूरी तरह से जला हुआ था, खाल उधड़ी हुई, हड्डियां दिखती हुई। शालिनी के मुंह से फिर एक जोरदार चीख निकली। शालिनी की चीख के कुछ ही सेकंड बाद एक लाल कपड़ा पहने एक कूली उनकी ओर आता है। क्या हुआ मेम साहब, आप चीख क्यों पड़ी? मैं कूली हूँ, आपका सामान स्टेशन के बाहर निकाल दूं? उसकी आवाज भारी थी, लेकिन उसमें अजीब सी शांति थी, जैसे वो हर चीज पहले से जानता हो। शालिनी ने घबराहट में जवाब दिया, हाँ, ले चलिए। कितने पैसे लेंगे? कूली मुस्कुराया। अरे मैम साहब, रात का समय है, जो सही लगे दे देना। वो उनके ट्रॉली बैग को उठाने ही वाला था कि राजीव की नजर उसके पैरों पर पड़ी। उसके पैर जमीन से कुछ इंच ऊपर थे। वो हवा में तैर रहा था, बिना जमीन को छुए। राजीव का चेहरा सफेद पड़ गया, उसका गला सूखने लगा। उसने शालिनी का हाथ कसकर पकड़ा और धीरे से कहा, शालिनी, यहाँ कुछ ठीक नहीं है, चलो यहाँ से। शालिनी ने भी जब उसके इशारे पर कूली के पैरों की ओर देखा तो उसकी आंखें फैल गई। वे दोनों बिना कुछ कहे तेजी से स्टेशन के बाहर की ओर दौड़ पड़े। लेकिन स्टेशन के बाहर भी राहत नहीं थी। घना अंधेरा और धुंध चारों ओर फैली हुई थी। ना कोई टैक्सी, ना ऑटो, ना ही कोई इंसान। शालिनी हांफते हुए बोली, राजीव, बाहर कुछ नहीं है, हम कैसे जाएंगे? रास्ता भी नहीं पता। राजीव ने फोन निकाला। मैं गूगल मैप ऑन करता हूँ, हमें किसी भी कीमत पर यहाँ से निकलना होगा। लोकेशन डालकर वे पैदल चलने लगे, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद उन्हें लगा कि कोई उनके पीछे चल रहा है। शालिनी ने मुड़कर देखा, कुछ नहीं था, लेकिन डर अब उनके हर कदम के साथ बढ़ रहा था। और तभी स्टेशन पर जो लोग अभी ट्रेन से उतरे थे, वे अब उनके पीछे खड़े थे। उनकी आंखें लाल थी, चेहरों की खाल जली हुई और होठों पर अजीब सी मुस्कान। वे धीरे धीरे घेरा बनाते हुए राजीव और शालिनी की ओर बढ़ने लगे। उनके मुंह से घुटी हुई दरार भरी आवाजें आ रही थी। शालिनी कांपते हुए बोली, राजीव, ये कौन है? क्या ये हमें मार देंगे? राजीव ने बस उसका हाथ कसकर पकड़ा और चिल्लाया, भाग शालिनी, भाग। दोनों जान बचाकर भागने लगे,
लेकिन अचानक शालिनी का हाथ राजीव से छूट गया। राजीव पलटा और उसकी रूह कांप गई। वे जले हुए लोग शालिनी को खींच रहे थे। वो चिल्ला रही थी, राजीव, बचाओ, राजीव। राजीव वहीं रुक गया। शालिनी को वो किसी कीमत पर नहीं खो सकता था। उसने आंख बंद की, एक गहरी सांस ली और पूरी ताकत से उस भूतिया चेहरों की ओर दौड़ पड़ा। उसने एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया और हमला किया, लेकिन हर बार जब वो हमला करता वे लोग धुएं में बदल जाते और अगले ही पल फिर सामने आ जाते, और भी ज्यादा डरावने रूप में। राजीव की सांसें तेज हो गई थी, चेहरा पसीने में भीगा हुआ था। तभी एक बूढ़ा आदमी सामने प्रकट हुआ। सफेद दाढ़ी, गहरी आंखें और चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान। उसने गंभीर आवाज में कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। राजीव कुछ कह पाता उससे पहले ही वो फिर बोला, ये स्टेशन अभिशप्त है। जो भी यहाँ आता है वो कभी वापस नहीं जाता। राजीव की आंखें नम हो गई। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, प्लीज हमें जाने दो। बुजुर्ग की मुस्कान और गहरी हो गई। बहुत देर हो चुकी है बेटा, अब कोई नहीं बचता। उसने आकाश की ओर देखा और बोला, बहुत साल पहले इस स्टेशन का नाम था शिवनाथपुर जंक्शन। बुजुर्ग आदमी की आंखों में एक अजीब सी नमी और डर था। उसने गहरी सांस लेते हुए बोलना शुरू किया, बहुत साल पहले इस स्टेशन का नाम था शिवनाथपुर जंक्शन। ये एक छोटा सा लेकिन व्यस्त स्टेशन था जो आसपास के 4 गांवों को जोड़ता था। रोजाना यहाँ सैकड़ों लोग आया जाया करते थे, किसान, मजदूर, व्यापारी और बच्चे भी। 21 मार्च 1942 वो रात जैसे इतिहास से मिट गई हो। उस रात एक विशेष ट्रेन आने वाली थी, 213 डाउन काल रात्रि एक्सप्रेस। ट्रेन सही समय पर प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर पहुंची, लेकिन जब स्टेशन मास्टर माधव राव और कुली लोग यात्रियों को नीचे उतारने लगे तो हर डिब्बे में सिर्फ जले हुए शव मिले। राजीव और शालिनी स्तब्ध थे। बुजुर्ग की आवाज कांप रही थी, पर वो बोलते रहे। डिब्बों से धुआं निकल रहा था, अंदर से किसी और ही दुनिया की चीखें आ रही थी। कुछ कुलियों ने बताया कि खिड़कियों पर जली हुई उंगलियों के निशान थे, जैसे कोई बाहर निकलना चाहता था लेकिन बच नहीं पाया। माधव राव ने तुरंत अधिकारियों को खबर दी, लेकिन जब 5 टीम पहुंची ट्रेन वहां नहीं थी, गायब हो चुकी थी। और उसके 1 हफ्ते बाद स्टेशन मास्टर माधव राव ने आत्महत्या कर ली। उसने डायरी में लिखा था, ये स्टेशन अब पवित्र नहीं रहा। अमावस्या के दिन रात 2 बजे जो ट्रेन आती है वो मौत लाती है। मैंने ही उसका दरवाजा खोला था। अब कोई नहीं बचेगा। स्टेशन को बंद कर दिया गया। कुछ सालों बाद सरकार ने स्टेशन को फिर से चालू किया। नाम बदल कर दिया गया, शिवनाथपुर रोड, ताकि पुराने किस्से दब जाएं। लेकिन वो आत्माएं अब भी यहीं हैं और वो हर उस यात्री का इंतजार करती हैं जो रात के 2 बजे यहाँ उतरता है। इतना कहते ही उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान फैल गई और फिर वो धीरे धीरे धुएं में धुलकर गायब हो गया। सिर्फ उसकी हंसी हवा में तैरती रह गई। राजीव ने फिर पीछे मुड़कर देखा। शालिनी की आंखों में डर और भरोसे का अजीब सा संगम था। उसने फिर से शालिनी का हाथ थामा और पूरी ताकत से भागने की कोशिश की, लेकिन अब उनके पैरों में जैसे जंजीर बंध चुकी थी। हर कदम भारी था, हर दिशा एक बंद रास्ता बन रही थी। अदृश्य शक्तियों ने जैसे उन्हें जकड़ लिया हो। थोड़ी ही देर में उनकी सारी शक्ति जवाब दे गई। राजीव और शालिनी जमीन पर गिरे पड़े। चारों ओर से वे भूतिया चेहरे,
और जलते शरीर करीब आते जा रहे थे। उनकी आंखों में अब बस एक सवाल था, क्या ये अंत है? धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा, उनके होश ढीले पड़ने लगे और फिर सब कुछ शांत हो गया। उस रात के बाद किसी ने उन्हें नहीं देखा। ना स्टेशन पर कोई सीसीटीवी फुटेज मिली, ना कोई सुराग। सिर्फ लोकल लोगों के बीच एक और दहला देने वाली कहानी जुड़ गई। जो भी उस स्टेशन पर रात के समय उतरता है वो लौट कर नहीं आता। आज भी जब रात के 2 बजे उस स्टेशन पर ट्रेन रुकती है, लोग खिड़की से बाहर झांकते तो हैं, लेकिन उतरने की हिम्मत नहीं करते।